जय हिंद दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल स्टडी प्लेटफॉर्म में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग KGS IAS के प्रैक्टिस सेट नंबर 6 को देखने वाले हैं। इस वीडियो में हम लोग दोस्तों वर्ल्ड ज्योग्राफी से रिलेटेड 150 जो महत्वपूर्ण सवाल इसमें दिए गए हैं उसको हम लोग एक एक करके थोड़ा डिटेल में देखेंगे। इससे पिछले वाले वीडियो में हम लोगों ने दोस्तों टेस्ट नंबर 5 को डिस्कस कर लिया है। उस वीडियो में हम लोगों ने बिहार स्टैटिक जीके और करंट अफेयर से रिलेटेड जो सवाल पूछे गए थे उसको हम लोगों ने देख लिया। तो जिन लोगों ने उस वीडियो को जाकर नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर उसे देख लें। वीडियो स्टार्ट करने से पहले दोस्तों आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। साथ ही साथ वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करना ना भूलें। इस वीडियो का जो PDF है दोस्तों आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। टेलीग्राम का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, तो आप वहां से जाकर इस वीडियो के PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए ज़्यादा समय ना गवाते हुए हम सीधा क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आज का हमारा फर्स्ट सवाल है दोस्तों कि किसी विशेष जलवायु प्रकार वाले क्षेत्र के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है कि इस क्षेत्र की विशेषता अस्थायी हिम मृत्तिका जैसे परमाफ्रॉस्ट है, जहां उपमृदा अस्थायी रूप से जमी रहती हैं। ये बोला जा रहा है। संक्षिप्त वृद्धि ऋतु और जल भराव की स्थिति केवल छोटे कद वाले पौधे को ही बढ़ने में सहायक होती हैं और ग्रीष्म ऋतु में इन क्षेत्रों में दिन बहुत लंबे होते हैं। तो यह किस प्रकार की जलवायु के बारे में बताया जा रहा है? इसका राइट आंसर हो जाएगा, यह जो प्रकार बताया जा रहा है दोस्तों विशेषता यह बताया जा रहा है टुंड्रा जलवायु के बारे में। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है हमारा कि जब ग्रीनविच पर दोपहर के 12 बजे हो तो 90 डिग्री पूर्व देशांतर पर स्थित स्थान का स्थानीय समय क्या हो जाएगा? तो 15 डिग्री बराबर 1 घंटे का अंतर होता है। तो पूर्व देशांतर में तो यह हमारा कितना बजेगा? शाम के 6 बज जाएगा। ठीक है, तो राइट है 15 छक 90 होता है, तो ये 6 बजेगा, शाम के 6 बजे। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन पृथ्वी के आंतरिक भाग के बारे में जानकारी का प्रत्यक्ष स्रोत नहीं है? तो खनन से प्राप्त चट्टानें प्रत्यक्ष स्रोत है। ये गहरे समुद्र में ड्रिलिंग परियोजना के माध्यम से एकत्रित सामग्री यह भी है प्रत्यक्ष स्रोत का उदाहरण। भूकंप तरंग का विश्लेषण यह जो है प्रत्यक्ष स्रोत नहीं है पृथ्वी के आंतरिक भाग को जानने के लिए। ज्वालामुखी विस्फोट के दौरान सतह पर निकला मैग्मा यह भी प्रत्यक्ष स्रोत है दोस्तों। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट हमारा सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सी झील अपनी अत्यधिक उच्च लवणता के लिए जानी जाती है और समुद्र तल से नीचे स्थित है? तो इस झील का नाम है दोस्तों मृत सागर झील। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। और मृत सागर की अगर हम बात करें इसमें लवणता कितना है तो लगभग 34% है और ये समुद्र तल से जो है 430 मीटर क्या है ये नीचे है। चिल्का झील कहाँ पर है? भारत में है। एक खारे पानी की ये क्या है? लैगून झील है। नेक्स्ट है हमारा कि सवाल निम्नलिखित में से किसने महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत दिया था? तो यह दिया था अल्फ्रेड वेगनर ने। कब दिया था? 1912 ईस्वी में दिया था। वेगनर साहब ने क्या कहा था कि आज के जितने भी महाद्वीप आपको देखते हैं पहले एक विशाल भूखंड का भाग थे। इसे उन्होंने क्या कहा था? पैंजिया कहा था। और इस पैंजिया के चारों ओर एक विशाल महासागर था जिसे उन्होंने क्या कहा था? पैंथालासा कहा था। ठीक है, याद रखेंगे। पैंजिया में पैंजिया जो है दोस्तों आगे चलकर 2 खंडों में विभक्त होता है, उत्तरी भाग और दक्षिणी भाग में। तो उत्तरी भाग को क्या कहा गया था? लॉरेशिया। और दक्षिणी भाग क्या था? तो गोंडवाना। याद रखना है, गोंडवाना लैंड। प्रायद्वीपीय जो भारत है वह किसका हिस्सा? तो ये गोंडवाना लैंड का हिस्सा है दोस्तों। तो ये कुछ महत्वपूर्ण बात है दोस्तों जिसे ध्यान में रखना है आपको। नेक्स्ट है सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। एक तरफ है प्राकृतिक वनस्पति और दूसरी तरफ है क्षेत्र दिया गया। तो भूमध्य रेखीय वन कहाँ पर आपको देखने को मिलेगा? तो भूमध्य रेखीय जो वन है आपको कहाँ पर देखने को मिलेगा? तो यह जो वन है दोस्तों आपको देखने को मिलेगा मध्य अफ्रीका में। ठीक है, पर्वत उष्णकटिबंधीय वन, पर्वत उष्णकटिबंधीय जो वन है ये आपको देखने को मिलेगा इथोपिया हाईलैंड्स में। टैगा वन जो है आपको उत्तरी यूरोप में देखने को मिलेगा और पर्णपाती वन जो है मध्य यूरोप में आपको देखने को मिलेगा। तो ए का 4 हो जाएगा। ठीक है, फिर अगर हम बात करें बी का तो 3 हो जाएगा, सी का 2 और डी का क्या हो जाएगा? 1। राइट आंसर हो जाएगा 4 3 2 1। 4 3 2 1 कहाँ पर है? तो ये ऑप्शन ए में। 150 क्वेश्चन करने हैं दोस्तों, इसलिए मैं थोड़ा स्पीड चल रहा हूँ। नेक्स्ट है कि अस्प अक्षांश सामान्यतः निम्नलिखित में से किन अक्षांशों के बीच पाया जाता है? तो अस्प अक्षांश जो है वह 30 डिग्री से 35 डिग्री के बीच अक्षांशों में पाया जाता है अस्प अक्षांश। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है पृथ्वी की सतह से ऊपर की ओर वायुमंडल की विभिन्न परतों का सही क्रम क्या है? तो सबसे पहले आता है क्षोभ मंडल, उसके बाद समताप मंडल, उसके बाद मध्य मंडल, उसके बाद तापमान मंडल, उसके बाद क्या आता है? बहिर्मंडल। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है अपवाह क्षेत्र की दृष्टि से विश्व की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो अपवाह क्षेत्र की दृष्टि से विश्व की सबसे बड़ी नदी है दोस्तों अमेजन नदी। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी।
नेक्स्ट हमारा सवाल है 10 नंबर, अक्षांश के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वे भूमध्य रेखा के समान कोणीय दूरी पर खींचे गए एक वृत्त होते हैं। बिल्कुल यह सही है। भूमध्य रेखा सहित समानांतर रेखाओं की कुल संख्या 189 है। 189 नहीं बल्कि 179 है। तो ये स्टेटमेंट हमारा गलत हो गया। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही आंसर होगा दोस्तों। नेक्स्ट हमारा सवाल है कि अभिकथन और कारण से रिलेटेड सवाल। अभिकथन है कि बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल को स्थलीय ग्रह कहा जाता है। बिल्कुल अभिकथन सही है। और इसका कारण दिया गया है कि ये चट्टान और धातुओं से बने होते हैं और उनका घनत्व अपेक्षाकृत अधिक होता है। तो यह भी बिल्कुल सही है। और कारण जो है अभिकथन की सही व्याख्या भी कर रहा है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है महासागरीय लवणता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है कि उच्च वाष्पीकरण और कम वर्षा वाले क्षेत्रों में लवणता आमतौर पर क्या होता है, अधिक होता है। तो यह सही है दोस्तों कि उच्च वाष्पीकरण और कम वर्षा वाले क्षेत्रों में लवणता आमतौर पर अधिक होता है। दूसरा कि अटलांटिक महासागर में लवणता आमतौर पर प्रशांत महासागर की तुलना में अधिक होती है। तो यह भी स्टेटमेंट सही है। उत्तरी हिंद महासागर के पश्चिमी भाग में लवणता पूर्वी भाग की तुलना में क्या है, कम है, ये बोला गया। तो यह स्टेटमेंट गलत है। कम नहीं बल्कि क्या है, अधिक है। तो 1 और 2 ही सही है। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट है प्रायः चर्चा में रहे शब्द इवेंट होराइजन, सिंगुलैरिटी, स्ट्रिंग थ्योरी और स्टैंडर्ड मॉडल किससे संबंधित है। तो यह किससे संबंधित है, आपसे यह सवाल पूछा गया है। तो यह संबंधित है दोस्तों ब्रह्मांड का अवलोकन और समझ से। नेक्स्ट है पृथ्वी की गति के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पृथ्वी अपनी धुरी पर पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, जिसके परिणाम स्वरूप मौसमी परिवर्तन होता है। तो पृथ्वी के घूर्णन के कारण क्या होता है, दिन रात होता है। ठीक है, दिन रात होता है, न कि मौसमी परिवर्तन। ये स्टेटमेंट हमारा गलत हो गया। पृथ्वी की सूर्य के चारों ओर परिक्रमा के फलस्वरूप पृथ्वी पर दिन और रात होता है। तो यह मौसमी परिवर्तन होता है इसके कारण, यानी उल्टा दिया गया है यहाँ पर। दोनों स्टेटमेंट क्या है, गलत है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट हमारा सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रृंखला पुराने वलित पर्वत के उदाहरण है। याद रखना है, पुराने वलित पर्वत का उदाहरण है यूराल, अपलेशियन और अरावली, जबकि एंडीज, रॉकीज और हिमालय ये सब जो है नवीन वलित पर्वतों के उदाहरण हैं। राइट आंसर हो जाएगा 1, 2 और 3 सही है। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट हमारा सवाल है कि पेनी प्लेन क्या है। पेनी प्लेन आपसे पूछा गया कि क्या है। तो एक लगभग समतल मैदान जो लंबी अवधि में नदियों के कटाव से बनता है, इसे कहा जाता है पेनी प्लेन। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है 17 नंबर में। चक्रवातों का स्थानीय नाम है और क्षेत्र। तो चक्रवात कहाँ पर कहा जाता है। तो चक्रवात है हिंद महासागर का। हरिकेन कहाँ का है, तो हरिकेन जो है दोस्तों अटलांटिक क्षेत्र है इसका। टाइफून जो है पश्चिमी प्रशांत और दक्षिणी चीन सागर। और विली कहाँ का है, ऑस्ट्रेलिया का है। ए का क्या हो गया 2, बी का 3 हो गया, सी का 4 हो जाएगा और डी का क्या हो जाएगा 1। राइट आंसर हो जाएगा 2, 3, 4, 1। 2, 3, 4, 1 किस में है, तो यह है ऑप्शन बी में। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट हमारा सवाल है भ्रंशोत्थ पर्वत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका निर्माण तब होता है जब बहुत बड़ा भाग टूट जाता है तथा ऊर्ध्वाधर रूप से विस्थापित हो जाता है। तो एक सही है, इसका निर्माण तब होता है जब बहुत बड़ा भाग टूट जाता है तथा ऊर्ध्वाधर रूप से विस्थापित हो जाता है। यह सही है। ऊपर उठे हुए खंड को उत्खंड या हॉस्ट कहा जाता है तथा नीचे धंसे हुए खंडों को द्रोणिका भ्रंश या ग्राबेन कहा जाता है। तो यह भी स्टेटमेंट भ्रंशोत्थ पर्वत के बारे में बिल्कुल सही है। राइट आंसर हो जाएगा, दोनों के दोनों स्टेटमेंट सही हैं दोस्तों। विक्टोरिया झील किस देश से घिरी हुई नहीं है। तो याद रखना है विक्टोरिया जो झील है वो नाइजर देश से घिरी हुई नहीं है, जबकि तंजानिया, युगांडा और केनिया इससे घिरी है विक्टोरिया झील। ठीक है, और यह जो है अफ्रीका की सबसे बड़ी झील है। ये भी पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा बाह्य अंतरिक्ष पिंड मुख्य रूप से बर्फ, धूल और चट्टानी पदार्थ से बना है तथा सूर्य के निकट पहुंचने पर इसमें दृश्यमान आभा मंडल और पूंछ विकसित हो जाती है। तो यह इस अंतरिक्ष पिंड का नाम क्या है, बाह्य अंतरिक्ष पिंड का नाम है, इसका नाम है दोस्तों धूमकेतु। नेक्स्ट हमारा सवाल है कि सतही क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है। तो यह है सुपीरियर लेक यानी सुपीरियर झील, विश्व में सबसे बड़ी मीठे पानी की झील। नेक्स्ट है नरम लोहे के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है, तो नरम कोयले के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो नरम कोयला कहा जाता है, किसे कहा जाता है, तो यह कहा जाता है बिटुमिनस, जिसमें से 60 से 80% तक क्या होता है दोस्तों, इसमें कार्बन पाया जाता है। नेक्स्ट हमारा सवाल है यह प्रशांत तट के साथ उत्तरी चिली में स्थित और इसे पृथ्वी पर सबसे शुष्क स्थान माना जाता है। इसकी
शुष्कता के बावजूद कुछ क्षेत्र अक्सर तटीय कोहरे में डूबे रहते हैं। उपर्युक्त गद्यांश में निम्नलिखित में से किस रेगिस्तान का वर्णन किया गया? तो यह वर्णन किया गया आटाकामा रेगिस्तान का। नेक्स्ट हमारा सवाल है कि पूर्ण सूर्य ग्रहण के दौरान सूर्य की कौन सी परत हमें दिखाई देती है? तो पूर्ण सूर्य ग्रहण के दौरान सूर्य की हमें कोरोना भाग दिखाई देता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। यूराल पर्वत निम्नलिखित में से किनके मध्य पारंपरिक सीमा है? तो यूरोप और एशिया के बीच है। कौन विभाजन का कार्य करता है? यह यूराल पर्वत। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी काष्ठ स्थलाकृति की खास विशेषता है? तो काष्ठ स्थलाकृति की विशेषता है सिंक होल, गुफाओं और भूमिगत जल निकासी प्रणाली का निर्माण। ये काष्ठ स्थलाकृति की खास विशेषता है दोस्तों। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किन देशों से होकर कर्क रेखा गुजरती है? तो कर्क रेखा कहाँ से होकर गुजरती है? तो मैक्सिको से गुजरती है, याद रखना है मैक्सिको से। और कहाँ से? तो सऊदी अरेबिया से होकर गुजरती है, अल्जीरिया और नाइजर, इन देशों से होकर कर्क रेखा होकर गुजरती है। वियतनाम और ईरान से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1, 3, 5 और 6। 1, 3, 5 और 6 किस में है? तो 1, 3, 5 और 6 है ऑप्शन सी में। तो राइट आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट हमारा सवाल है निम्नलिखित में से किसे ऊर्जा के पारंपरिक स्रोत के रूप में वर्गीकृत किया गया? तो ऊर्जा का पारंपरिक स्रोत कौन सा है? तो यह है पेट्रोलियम। राइट आंसर होगा डी। नेक्स्ट है ज्वार भाटा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ज्वार भाटा मुख्यतः चंद्रमा और सूर्य के गुरुत्वाकर्षण बलों के कारण उत्पन्न होता है। बिल्कुल सही है। ज्वार भाटा पृथ्वी के घूर्णन से अप्रभावित रहते हैं तथा सभी महासागरों में समान रूप से आते हैं। तो याद रखना है ज्वार भाटा जो है पृथ्वी के घूर्णन से प्रभावित होता है और सभी महासागरों में ये समान रूप से नहीं आता है। ये स्टेटमेंट गलत है। लघु ज्वार तब आता है जब चंद्रमा पृथ्वी के सापेक्ष सूर्य से समकोण पर होते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप ज्वार का स्तर कम हो जाता है। तो यह स्टेटमेंट बिल्कुल सही है लघु ज्वार के बारे में। राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1 और 3 इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। राइट आंसर सी होगा। नेक्स्ट है उत्तरी गोलार्ध में ग्रीष्म संक्रांति प्रत्येक वर्ष कब आता है? तो उत्तरी गोलार्ध में ग्रीष्म जो संक्रांति है वो प्रत्येक वर्ष 21 जून को आता है। राइट आंसर होगा डी। नेक्स्ट है सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना। थोड़ा स्पीड मेरा ज़्यादा है दोस्तों क्योंकि 150 प्रश्न करने हैं मुझे। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। एक तरफ है ज्वालामुखी और देश है। तो माउंट रेनियर कहाँ का है? तो अगर हम देखें दोस्तों माउंट रेनियर के बारे में, तो माउंट रेनियर है दोस्तों यूएस है, यानी संयुक्त राज्य अमेरिका में। एटना कहाँ पर है? ये इटली में है। पेरिकुटिन कहाँ पर है? तो यह है मैक्सिको का। और ताल कहाँ का है? फिलीपींस का है। तो ए का 4 हो जाएगा, बी का 1 हो जाएगा, सी का 2 हो जाएगा और डी का 3। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 4, 1, 2, 3। 4, 1, 2, 3 किस में है? तो यह है ऑप्शन बी में। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किस देश को 1000 झीलों की भूमि के नाम से जाना जाता है? तो फिनलैंड को जो देश है उसे हजारों झीलों की भूमि का देश कहा जाता है फिनलैंड को। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है? तो विश्व का सबसे बड़ा द्वीप का नाम क्या है? ग्रीनलैंड है। नेक्स्ट है सहारा मरुस्थल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यह विश्व का सबसे बड़ा गर्म मरुस्थल है। बिल्कुल सही है। इसका विस्तार अफ्रीका के 17 देशों में नहीं 10 से 11 देशों में इसका विस्तार। ठीक है, 10 से 11 देशों में। यह स्टेटमेंट गलत है। यह पूरी तरह से कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है। तो यह भी स्टेटमेंट गलत है। यह पूरी तरीके से जो है कर्क रेखा के उत्तर में स्थित नहीं है, बल्कि इसका कुछ भाग कर्क रेखा के उत्तर में और दक्षिण में है। ठीक है। तो और चौथा है कि नील नदी इसके बीच से होकर प्रवाहित होती है। यह बिल्कुल सही कि नील नदी जो है इसके बीच से होकर प्रवाहित होती है सहारा मरुस्थल के। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन क्या? 1 और 4 सही है। तो ऑप्शन ए इसका परफेक्ट आंसर होगा। क्या हो जाएगा इसका आंसर? ऑप्शन ए। नेक्स्ट है विश्व में सबसे लंबी तटरेखा किस देश की है? ये सवाल पूछा भी जा चुका है बीपीएससी में। तो विश्व में सबसे लंबी तटरेखा है कनाडा देश की। नेक्स्ट है विश्व में कॉफ़ी का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो कॉफ़ी का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? यह है ब्राज़ील। ब्राज़ील जो है कॉफ़ी का सबसे बड़ा जो है उत्पादक देश है दोस्तों, याद रखना है आपको। अगर हम बात करें कि दूसरे नंबर पर कौन है, तो दूसरे नंबर पर है वियतनाम और कोलंबिया जो है यहाँ पर तीसरे नंबर पर है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस ज्वालामुखी को भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है? तो भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ माउंट स्ट्रोम्बोली को कहा जाता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट सवाल है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन पृथ्वी के वायुमंडल तक ऊष्मा संचारित करने के लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार है? तो पृथ्वी से वायुमंडल तक ऊष्मा संचारित करने के लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार क्या है? तो ये मैंने बता रखा है दीर्घ तरंग पार्थिव विकिरण। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा गोल्डीलॉक्स क्षेत्र का सर्वाधिक उपयुक्त वर्णन करता है? तो गोल्डीलॉक्स जोन किसे कहा जाता है? तो गोल्डीलॉक्स जो जोन है वह किसे कहा जाता है दोस्तों, याद रखेंगे
तो किसी तारे के आसपास का वह क्षेत्र जहाँ स्थितियाँ ग्रह की सतह पर तरल जल के अस्तित्व के लिए उपयुक्त होती है, जो जीवन की संभावनाओं को बढ़ावा देती है, इसे कहा जाता है गोल्डीलॉक्स जोन। नेक्स्ट है महासागर की लघु ऊंचावच विशेषताओं और उनके विवरण से संबंधित निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। समुद्री टीला। समुद्री टीला क्या होता है? तो समुद्री टीला पानी के नीचे स्थित पर्वत हैं जिसके किनारे समुद्र तल से ऊपर की ओर उठे होते हैं। ठीक है, ये मूल रूप से ज्वालामुखी क्या होते हैं? पर्वत हैं जो समुद्र तल से ऊपर उठते हैं और समुद्र की सतह तक नहीं पहुंचते। तो ये स्टेटमेंट क्या हो गया? गलत हो गया है। निमग्न द्वीप क्या होता है? निमग्न द्वीप चपटे सीकड़ वाले समुद्री टीले हैं। इन चपटे सीकड़ वाले जलमग्न पर्वतों के बनने की अवस्थाएं क्रमिक अवतलन के साक्ष्यों द्वारा प्रदर्शित होती है। तो यह भी गलत है हमारा। प्रवाल द्वीप क्या होता है? प्रवाल द्वीप उष्णकटिबंधीय महासागर में पाए जाने वाले निम्न द्वीप हैं, याद रखना है, ऊंचे द्वीप नहीं, निम्न यह द्वीप है, जो एक केंद्रीय अवनवन के चारों ओर स्थित प्रवाल भित्तियों से बने होते हैं। तो यह भी स्टेटमेंट गलत है, सही सुमेलित करना था तो कोई भी सही नहीं है। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट हमारा सवाल है, निम्नलिखित उत्तरी अमेरिका झीलों को उत्तर से दक्षिण के क्रम में सजाना है। तो उत्तर से दक्षिण के क्रम में आपको सजाना है, तो सबसे उत्तर में आ जाएगा कौन? सुपीरियर लेक आ जाएगा, यानी 3। उसके बाद कौन सा आएगा? उसके बाद क्या आएगा दोस्तों? उसके बाद आ जाएगा ह्यूरन 4। उसके बाद आ जाएगा 1 मिनट दो, 41 का, हाँ ठीक है। सबसे पहले आएगा सुपीरियर 3, उसके बाद ह्यूरन, और उसके बाद आएगा मिशिगन, उसके बाद क्या आ जाएगा? ईडी, उसके बाद क्या आ जाएगा? ओंटारियो। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 3, 4, 1, 2, 5। 3, 4, 1, 2, 5 किस में? तो यह है ऑप्शन सी में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्रशांत महासागर में वार्षिक तापमान परिवर्तन की सीमा अटलांटिक महासागर की तुलना में क्या होता है? कम होता है। बिल्कुल सही है ये स्टेटमेंट। उत्तरी गोलार्ध में वार्षिक तापमान परिवर्तन की सीमा दक्षिणी गोलार्ध की तुलना में क्या होता है? अधिक होता है। यह भी स्टेटमेंट सही है। दोनों के दोनों स्टेटमेंट सही है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा अफ्रीकी देश भूमध्य सागर से सीमा साझा नहीं करता है? तो कौन सा अफ्रीकी जो देश है भूमध्य रेखा से सीमा अपनी साझा नहीं करता है? राइट आंसर हो जाएगा 43 का क्या? माली। जबकि अल्जीरिया, मोरक्को और ट्यूनीशिया ये जो है भूमध्य सागर से अपनी सीमा जो है दोस्तों साझा करते हैं, और ये क्या है? अफ्रीकी देश है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित समुद्रों का पूर्व से पश्चिम की ओर सही क्रम क्या है? पूर्व से पश्चिम की ओर सही क्रम आपसे पूछा जा रहा है। तो पूर्व से पश्चिम की ओर सही क्रम है, सबसे पहले आएगा पूर्व में अरल सागर, उसके बाद कैस्पियन सागर, काला सागर और भूमध्य सागर। अरल सागर किसके किसके बीच में है? तो अरल सागर जो है कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान के मध्य स्थित है। तो यह भी सवाल पूछा जा चुका है, याद रखेंगे। नेक्स्ट है, क्षुद्र ग्रहों और उल्काओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्षुद्र ग्रह छोटे चट्टानी पिंड हैं जो सूर्य की परिक्रमा करते हैं और केवल गोल्डीलॉक्स जोन में पाए जाते हैं जहां तरल पानी मौजूद होता है। यह स्टेटमेंट गलत है। क्षुद्र ग्रह वास्तव में छोटे चट्टानी पिंड होते हैं जो सूर्य की परिक्रमा करते हैं, लेकिन वे मुख्य रूप से मंगल और बृहस्पति के बीच क्षुद्र ग्रह बेल्ट में पाए जाते हैं, न कि विशेष रूप से गोल्डीलॉक्स जोन में। नेक्स्ट है, उल्काओं के बारे में अगर बात करें तो उल्का पिंड गैस के बादल नहीं होते हैं। जब छोटे पथरीले या धातु के टुकड़े पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करते हैं तो वे तेज़ी से जलते हैं और एक चमकीली रोशनी की धार छोड़ते हैं, जिसे हम उल्का या मेटियर कहते हैं। तो ये भी स्टेटमेंट क्या है? हमारा गलत है। सही कथन पूछा जा रहा था, ना तो 1 ना तो 2। राइट आंसर हो जाएगा डी। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो विश्व की लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? यह एंडीज है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। मानसूनी जलवायु के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? पवनों का मौसमी व्युत्क्रम इसकी विशेषता है मानसूनी जलवायु का। बिल्कुल सही है। यह मुख्य रूप से दक्षिण और दक्षिण पूर्व एशिया में पाई जाती है। यह भी स्टेटमेंट सही है। इसकी विशेषता यह है कि पूरे वर्ष एक समान वर्षा होती है। गलत है। पूरे वर्ष एक समान वर्षा मानसूनी जलवायु की विशेषता नहीं है। यह अंतर उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र, जिसे शॉर्ट फॉर्म में हम लोग ITCZ के नाम से जानते हैं, प्रभावित होती है। यह भी बिल्कुल स्टेटमेंट सही है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा देश उसकी राजधानी और उनकी राजधानी का सही सुमेलित है? तो न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड का क्या है राजधानी? तो अगर हम बात करें न्यूजीलैंड का राजधानी है वेलिंगटन, न कि ऑकलैंड। क्या है? वेलिंगटन है। स्विट्जरलैंड की बात करें तो स्विट्जरलैंड की राजधानी है बर्न, न कि ज्यूरिख है। यह भी स्टेटमेंट हमारा गलत हो गया। बहामास का नासाउ है, बिल्कुल सही है। और सूरीनाम का पारमा रिबो, यह भी बिल्कुल सही है। राइट आंसर हमसे पूछा गया था, तो 3, 4 इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट है 49 नंबर सवाल हमारा, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। एक तरफ है जल डमरू मध्य, दूसरी तरफ है अवस्थिति। फ्लोरिडा जो जल डमरू मध्य है वो किसके किसके बीच है? तो USA और क्यूबा के बीच। बेरिंग जो
जल डमरू मध्य वो किसके किसके बीच है, तो अलास्का और उसके बीच। सुंडा जो है किसके किसके बीच है, तो सुंडा जो है आपको देखने को मिलेगा इंडोनेशिया में स्थित है। और युकाटन कहाँ पर है, तो यह मैक्सिको और क्यूबा में अवस्थित है। ए का 3 हो गया, बी का 4 हो गया, सी का 1 हो जाएगा और डी का 2 हो जाएगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 3 4 1 2। 3 4 1 2 किस में है, तो 3 4 1 2 है ऑप्शन सी में। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप है, तो विश्व का सबसे बड़ा जो प्रायद्वीप है वो कौन सा है, अरब प्रायद्वीप है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। रिंग ऑफ फायर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कौन सा कथन इसमें सही है। तो रिंग ऑफ फायर प्रशांत महासागर के चारों ओर ज्वालामुखीय और टेक्टोनिक गतिविधियों की एक पट्टी है, बिल्कुल सही है। यह तीव्र टेक्टोनिक गतिविधि के कारण विश्व के अधिकांश भूकंपों और ज्वालामुखी विस्फोटों के लिए उत्तरदायी है, यह भी स्टेटमेंट सही है दोस्तों रिंग ऑफ फायर के बारे में। इसमें अटलांटिक महासागर के पूर्वी तट रेखा के साथ स्थित ज्वालामुखीय क्षेत्र सम्मिलित होते हैं, तो यह स्टेटमेंट गलत है। रिंग ऑफ फायर में अटलांटिक महासागर के पूर्वी तट के साथ स्थित ज्वालामुखीय क्षेत्र शामिल नहीं है। राइट आंसर हो जाएगा ए। किस देश को उगते सूरज की भूमि के नाम से जाना जाता है, तो उगते सूरज की भूमि के नाम से जाना जाता है जापान देश को। नेक्स्ट, निम्नलिखित देशों को उनके कुल क्षेत्रफल के अनुसार अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। अवरोही क्रम में यानी सबसे बड़ा पहले आपको लिखना है, देन उसके बाद छोटा, देन उसके बाद छोटा, ठीक है। तो अवरोही क्रम में बात करें तो अगर हम अवरोही क्रम में देखें तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो सबसे पहले आ जाएगा कौन सा हमारा सबसे ज़्यादा हो जाएगा, पहले नंबर पे आ जाएगा रूस यानी 3, फिर उसके बाद क्या आ जाएगा कनाडा, फिर उसके बाद आ जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका और देन क्या आ जाएगा ब्राज़ील। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 3142। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, अवरोही क्रम में 3142 आएगा, यानी रूस का क्षेत्रफल सबसे ज़्यादा, उसके बाद कनाडा का, उसके बाद संयुक्त राज्य अमेरिका का और उसके बाद ब्राज़ील का। नेक्स्ट सवाल है हमारा 54 नंबर। निम्नलिखित द्वीपों को उनकी भौगोलिक स्थिति के आधार पर पूर्व से पश्चिम के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। पूर्व से पश्चिम के क्रम में आपको क्या करना है, व्यवस्थित करना है। तो पूर्व से पश्चिम बोला गया, तो सबसे पहले पूर्व में आएगा न्यू गिनी, ठीक है, और उसके बाद क्या आ जाएगा बोर्नियो, उसके बाद क्या आ जाएगा मेडागास्कर और उसके बाद क्या आ जाएगा लास्ट में क्या आ जाएगा ग्रीनलैंड हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1423। 1423 किस में है, तो यह है ऑप्शन ए में। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट हमारा सवाल है कि निम्नलिखित में से किस प्रकार के अपर्दन में संपूर्ण सतह क्षेत्र से मिट्टी की एक समान परत हट जाती है, तो किस प्रकार के अपर्दन से, तो परत अपर्दन से। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा परत अपर्दन। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। घास का मैदान एक तरफ दिया गया, स्थान कहाँ पर है, पंपास कहाँ पर पाया जाएगा। तो दोस्तों ये जो पंपास पाया जाता है ये कहाँ पर पाया जाता है, तो यह शीतोष्ण घास का मैदान दक्षिण अमेरिका में जो है देखने को आपको मिलेगा। शीतोष्ण घास का मैदान है, ये भी पॉइंट याद रखना है। सवाना की अगर हम बात करें तो यह उष्णकटिबंधीय घास का मैदान है जो कहाँ पर पाया जाता है, अफ्रीका में। स्टेप्पी की बात करें तो यह शीतोष्ण घास का मैदान जो है मध्य एशिया में आपको देखने को मिलेगा। और डाउन्स जो है घास का मैदान, यह भी शीतोष्ण घास का मैदान है जो कि आपको ऑस्ट्रेलिया में देखने को मिलेगा। राइट आंसर हो जाएगा ए का 2, बी का 3, सी का 4 और डी का 1। राइट आंसर हो जाएगा 2341। 2341 किसमें, 2341 एक ही ऑप्शन में और वो ऑप्शन है सी। नेक्स्ट है मानव भूगोल के संदर्भ में पन्ना, पाड़ा, पल्ली, नगला, धानी शब्द निम्नलिखित में से किससे संबंधित है, तो यह संबंधित है दोस्तों ग्रामीण बस्तियों या गाँव के उपगाँव के क्षेत्रीय नाम से। यह पहाड़ों और पहाड़ियों से घिरा हुआ एक बेसिन है जहां पानी केंद्र की ओर बहता है। समय के साथ किनारों से तलछट बीच में जम जाती है जिससे लगभग समतल मैदान बन जाता है। उपयुक्त गद्यांश में किस प्रकार के भू आकृतियों का वर्णन किया गया है, राइट आंसर हो जाएगा इसका प्लाया का यह वर्णन करता है दोस्तों जो यह बताया गया है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी नदी काला सागर में गिरती है। काला सागर में कौन सी ब्लैक सी में गिरता है, ये आपसे पूछा गया है। तो कौन सी नदी जो है ब्लैक सी में गिरता है, तो याद रखना है डेन्यूब, नीपर और निस्टर, ये जो नदियां हैं काला सागर में गिरती है। डुगावा जो नदी है वो काला सागर में नहीं गिरती है दोस्तों। यह कहाँ पर गिरती है, तो बाल्टिक सागर में, ठीक है, याद रखेंगे। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट सवाल है वास्तविक जनसंख्या वृद्धि की गणना में निम्नलिखित में से कौन से कारक शामिल हैं। कौन सा कारक इसमें शामिल है ये आपसे पूछा गया है दोस्तों। तो इसमें कारक शामिल कौन कौन सा है, तो इसमें शामिल है बाह्य पलायन भी है, आंतरिक पलायन भी है, मृत्यु और जन्म, ये सभी के सभी वास्तविक जनसंख्या वृद्धि की गणना
के कारक में क्या है दोस्तों शामिल हैं? राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। डिटेल आप इसका PDF में देख लेंगे। नेक्स्ट है 61 नंबर, खनिज में पाए जाने वाले उनके निर्माण के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही कथन कौन सा है ये आपको बताना है। तो आग्नेय और रूपांतरित चट्टानों में खनिज दरारों, संधियों, भ्रंशों या जोड़ों में सीड़ा यानी वेन या खनिज पिंड लोड के रूप में पाए जा सकते हैं, बिल्कुल सही है। बॉक्साइट का निर्माण विभिन्न चट्टानों के अपक्षय और अपघटन से होता है जो एल्युमिनियम सिलिकेट से समृद्ध होता है, यह भी स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, दोनों के दोनों। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आज थोड़ा स्पीड मेरा पहले की अपेक्षा ज़्यादा है दोस्तों, क्योंकि क्वेश्चन जो है काफ़ी ज़्यादा, मतलब 150 क्वेश्चन ही है, लेकिन स्टेटमेंट वाइज जो इसमें सवाल दिए गए हैं वो काफ़ी ज़्यादा है, इसलिए मैं थोड़ा स्पीड चल रहा हूँ। नेक्स्ट है सारगैसो सागर निम्नलिखित में से किस महासागर में स्थित है? इंपॉर्टेंट है ये सवाल। सारगैसो सागर, तो यह आपको कहाँ पर देखने को मिलेगा? सारगैसो सागर, तो यह आपको देखने को मिलेगा उत्तरी अटलांटिक महासागर में, सारगैसो सागर। नेक्स्ट है सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना। आप देख लीजिए सूची 1 को सूची 2 से मिलान करने से रिलेटेड कितने सवाल हैं। एक तरफ खनिज है और उसके तरफ सर्वाधिक भंडार वाला देश है, तो लौ अयस्क की अगर हम बात करें तो ऑस्ट्रेलिया विश्व का सबसे बड़ा लौ अयस्क भंडार है ऑस्ट्रेलिया में। हीरा की बात करें तो हीरा जो है रूस के पास दुनिया का सबसे बड़ा हीरा भंडार है, ये रूस हो गया। लिथियम की बात करें तो लिथियम चिली को सबसे बड़े लिथियम भंडार के लिए जाना जाता है। और निकेल का क्या हो गया? इंडोनेशिया हो गया। ए का 3, बी का 4, सी का 1 और डी का 2। राइट आंसर हो जाएगा 3412। 3412 किस में है? तो 3412 है ऑप्शन डी में। नेक्स्ट है पृथ्वी की प्रॉपर्टी और मेंटल के बीच की सीमा को किस नाम से जाना जाता है? तो इसे किस नाम से हम लोग जानते हैं? तो इसे जानते हैं मोहसेविक। मोहरोविक नहीं होगा, मोहसेविक असंबंधता इसे कहा जाता है। क्या? प्रॉपर्टी और मेंटल के बीच की सीमा को। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 65 नंबर हमारा सवाल है कि ITCZ के आसपास के क्षेत्र को सामान्यतः किस नाम से जाना जाता है? तो इसे जाना जाता है डोल्ड्रम क्षेत्र। क्या कहा जाता है? इसे डोल्ड्रम क्षेत्र कहा जाता है। नेक्स्ट हमारा सवाल है कि उष्णकटिबंधीय चक्रवात के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कौन सा कथन इसमें से सही दिया गया है? तो ये निम्न दबाव वाली प्रणाली है जो उष्ण समुद्री जल से ऊर्जा प्राप्त करती है, बिल्कुल सही है। उत्तरी गोलार्ध में चक्रवात जो है दक्षिणावर्त नहीं बल्कि वामावर्त, और दक्षिणी गोलार्ध में क्या होता है? दक्षिणावर्त दिशा में यह घूमती है, तो यह स्टेटमेंट गलत हो गया। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन सी ठंडी महासागरीय धाराएं? तो ठंडी महासागरीय धाराएं आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सा ठंडी महासागरीय धारा है। तो ब्राज़ील धारा जो है उष्ण महासागरीय धारा है, याद रखना है, तो यह तो नहीं होगा। हम्बोल्ट जो है दोस्तों एक शीत धारा है, यह होगा। बेंगुएला की बात करें तो यह शीत महासागरीय धारा है, बेंगुएला, यह भी होगा। गल्फ स्ट्रीम बात करें तो यह गर्म जलधारा है। क्यूरोसियो की धारा की बात करें तो क्यूरोसियो जो है यह भी गर्म जल धारा है, यह भी नहीं होगा। और कैनेडी की धारा की अगर हम बात करें तो यह ठंडी जल धारा है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2, 3 और 6। 2, 3 और 6 ही इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं 2, 3, 6 किस में? तो यह है ऑप्शन बी में। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प न्यू अर्बनिज्म की अवधारणा का सर्वाधिक उपयुक्त वर्णन करता है? राइट आंसर हो जाएगा न्यू अर्बनिज्म का कौन सा है दोस्तों यहाँ पर? तो यह एक ऐसे शहरों की परिकल्पना करता है जहाँ पैदल चलने योग्य उपनगर हो और निजी परिवहन पर न्यूनतम निर्भरता हो, इसे कहा जाता है न्यू अर्बनिज्म। नेक्स्ट है जैव विविधता किसी क्षेत्र की कृषि प्रणाली को निम्नलिखित में से किस प्रकार प्रभावित करती है? किस प्रकार प्रभावित करती है, ये आपसे सवाल पूछा गया। राइट आंसर की बात करें तो ये कैसे प्रभावित करेगा जैव विविधता किसी क्षेत्र की कृषि प्रणाली को? तो फसल उत्पादकता और उपज में वृद्धि होती है, इससे बिल्कुल सही है। कृषि प्रणाली में स्थिरता लाता है, प्राकृतिक मृदा उर्वरता में वृद्धि करता है, रोग प्रबंधन में योगदान देता है, पौधों को माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की उपलब्धता सुनिश्चित होती है। तो यह सभी के सभी स्टेटमेंट यहाँ पे सही दिए गए हैं। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो कि हमारा है 70 नंबर सवाल। 70 नंबर सवाल है कि ज्वालामुखी के प्रकारों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही है ये आपसे बोला जा रहा है। तो शील्ड ज्वालामुखियों की विशेषता होती है कि इनके किनारे चौड़े और मंद ढलान वाले होते हैं तथा इनमें से मुख्य रूप से बेसाल्टिक लावा निकलता है। यह स्टेटमेंट बिल्कुल सही है शील्ड ज्वालामुखी के बारे में। स्ट्रेटो ज्वालामुखी जिन्हें मिश्रित ज्वालामुखी के रूप में जाना जाता है, आमतौर पर कम श्यानता वाले
लावा प्रवाह और न्यूनतम विस्फोटक गतिविधि से संबंधित है, तो यह स्टेटमेंट गलत है। स्ट्रेटो ज्वालामुखी जो होता है जैसे माउंट फूजी है की विशेषता उच्च श्यानता यानी हाई विस्कोसिटी वाले लावा हैं, जिससे अत्यधिक ज्वालामुखी विस्फोट होते हैं और तीव्र ढलान वाली परतदार संरचनाएं बनती हैं। नेक्स्ट है सिंडर कोन ज्वालामुखी छोटे और तीव्र ढाल वाले ज्वालामुखी होते हैं और एकल विस्फोट के दौरान विस्फोटित पायरोक्लास्टिक पदार्थ से निर्मित होते हैं। तो यह स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। राइट आंसर हो जाएगा ए और 1 और 3 ही यहाँ पर सही है। 71 नंबर सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सी भू आकृतियाँ मुख्य रूप से रेगिस्तानी क्षेत्रों में वायु अपर्दन द्वारा निर्मित होती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। कौन कौन सा होता है, तो यह होता है दोस्तों कौन सा, यारडांग होता है। वायु अपर्दन द्वारा निर्मित होता है रेगिस्तानी क्षेत्रों में। और मोरेन जो है हिमनद से बनता है। ठीक है, डेल्टा तो सभी को मालूम ही होगा। नेक्स्ट है हमारा भारत के निम्नलिखित में से किस ज्वालामुखी क्षेत्र में लेटेराइट मृदा अच्छी तरह विकसित होती है। तो उष्णकटिबंधीय वर्षा जलवायु क्षेत्र में लेटेराइट मृदा जो है अच्छी तरह विकसित होती है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। आपको कमेंट बॉक्स में मुझे लिखकर बताना है कि भारत में किस प्रकार के वन सर्वाधिक मात्रा में पाए जाते हैं। नेक्स्ट है कि मध्य अटलांटिक रीच के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला हमारा कथन क्या है, पहला हमारा कथन है कि यह एक अपसारी टेक्टोनिक प्लेट सीमा है जहां ज्वालामुखीय गतिविधि के माध्यम से नई महासागरीय भूप्रपट्टी का निर्माण होता है। यह बिल्कुल सही है मध्य अटलांटिक रीच के बारे में। मिड अटलांटिक रीच इसे कहा जाता है इंग्लिश में। यह पृथ्वी की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। यह भी जो है स्टेटमेंट बिल्कुल सही है कि यह पृथ्वी की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है दोस्तों। राइट आंसर की बात करें तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट हमारा सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक शीत मरुस्थल है। तो शीत मरुस्थल आपसे पूछा गया है, तो शीत मरुस्थल कौन सा है, तो गोबी मरुस्थल एक शीत मरुस्थल है। BBI इसे कर लेंगे दोस्तों। नेक्स्ट है झील और देश जहां वह स्थित है निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। न्यासा कहाँ पर स्थित है, तो न्यासा झील जो है दोस्तों तंजानिया के दक्षिण पश्चिम में स्थित है। बिल्कुल सही है ये। कीबू जो है दोस्तों यह कहाँ पर है, तो यह पश्चिम में कांगो लोकतांत्रिक गणराज और पूर्व में रवांडा के बीच स्थित है। यह भी बिल्कुल सही है। नेट्रॉन जो है कहाँ पर है, तो तंजानिया और केन्या की सीमा पर स्थित एक लवणीय झील है जो ग्रेट रिफ्ट घाटी की पूर्वी शाखा का हिस्सा है। तो यह स्टेटमेंट गलत है। यह कहाँ पर है, तंजानिया और केन्या में। तो कितने युग्म सही सुमेलित है, तो 75 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी केवल 2। नेक्स्ट है दुनिया में किन 2 देशों के बीच सबसे लंबी सीमा है। तो किन 2 देशों के बीच सबसे लंबी सीमा आपको देखने को मिलेगा, तो यह है कनाडा और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच, जो लगभग कितना है, तो 8,893 किलोमीटर। दोस्तों अगर ये वीडियो पसंद आ रही हो, वीडियो का कंटेंट अगर आपको पसंद आ रहा हो, मेरे द्वारा की गई जो मेहनत है आपको पसंद आ रहा हो, तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलें। जो लोग हमारे चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। और इस वीडियो का PDF आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। टेलीग्राम का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। नेक्स्ट है किसी जनसंख्या में लिंगानुपात को निम्नलिखित की संख्या के रूप में परिभाषित किया जाता है। तो लिंगानुपात को प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या के रूप में परिभाषित किया जाता है। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है कौन सा अंतरिक्षीय पिंड अत्यधिक दीर्घवृत्ताकार कक्षा वाला है और मुख्य रूप से हाइड्रोजन तथा हीलियम से बना है, जो गैस के विशाल ग्रहों की संरचना के समान है। राइट आंसर हो जाएगा यह है उर्ट क्लाउड धूमकेतु। नेक्स्ट सवाल है 79 नंबर हमारा, निम्नलिखित सागर और उनके सीमावर्ती देशों के युग्म पर विचार कीजिए। काला सागर है और युग्म आपको गलत पहचानना है, सही नहीं पहचानना है, गलत पहचान आपको करना है कि कौन सा है। काला सागर रोमानिया की पूर्वी तट रेखा काला सागर से लगती है, तो यह तो सही है। लाल सागर जो है मिस्र के पूर्वी और उत्तर पूर्वी तट रेखा लाल सागर से जुड़ी है, बिल्कुल सही है। एड्रियाटिक जो सागर है अल्बानिया की पश्चिमी, यह भी लगा हुआ, अल्बानिया की पश्चिमी तटरेखा एड्रियाटिक सागर से मिलती है, यह भी सही है। अरल सागर जो है किर्गिस्तान, तो यह स्टेटमेंट हमारा जो है गलत है। अरल सागर अभी हम लोगों ने देखा था कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान से लगती है, ना कि किर्गिस्तान से। तो कौन सा स्टेटमेंट गलत है, तो ऑप्शन जो 4 है यहाँ पर केवल गलत है। राइट आंसर हो जाएगा 79 का डी। नेक्स्ट है खनिज
टेराइट। कैसीटेराइट किसका मुख्य अयस्क है? तो यह किसका मुख्य अयस्क है? तो यह टिन का मुख्य अयस्क है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। जैसे पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के लिए निम्नलिखित में से कौन उत्तरदायी है? तो पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के लिए कौन उत्तरदायी है? तो बाह्य कोर जो है उत्तरदायी है। किसी तारे के जीवन चक्र के निम्नलिखित चरणों पर विचार कीजिए और निम्नलिखित कौन सा चरण सही कालानुक्रम को दर्शाता है? यह कालानुक्रम को कौन सा दर्शाता है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, एक मिनट, इसका राइट आंसर हो जाएगा सबसे पहले कालक्रम अनुसार में कौन आएगा? तो प्रोटो स्टार आएगा। उसके बाद क्या आ जाएगा? मुख्य श्रेणी तारा आ जाएगा। उसके बाद लाल सुपर ज्वाइंट आ जाएगा, यानी 4 3 2। उसके बाद सुपरनोवा आएगा और उसके बाद क्या आ जाएगा? न्यूट्रॉनो तारा या ब्लैक होल हो जाएगा। तो 4 3 2 1 5, 4 3 2 1 5 किस में है? तो ये आ जाएगा ऑप्शन डी में। प्रकाश वर्ष किसका इकाई है? ये सवाल बीपीएससी में आ चुका है। दूरी का इकाई है प्रकाश वर्ष। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक निक्षेपित ग्लेशियल स्थल रूप है? निक्षेपित ग्लेशियल स्थल रूप कौन सा है? इसका राइट आंसर हो जाएगा मोराइन है। ये मोराइन अभी हम लोगों ने देखा था, ठीक है, हिमनद से रिलेटेड ही है। नेक्स्ट है, टुंड्रा वनस्पति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। टुंड्रा वनस्पति से सवाल पूछा गया है दोस्तों, तो आइए देखते हैं। पहला कथन है कि टुंड्रा सभी बायोम में सबसे अधिक ठंडा होता है। बिल्कुल सही है। सर्दियाँ लंबी, अंधेरी और बहुत ठंडी होती है और साल के अधिकांश समय में औसत तापमान 0 डिग्री सेल्सियस से कम रहता है। यह भी स्टेटमेंट सही है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दोनों के दोनों स्टेटमेंट सही है। नेक्स्ट है, आर्कटिक महासागर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कौन सा कथन गलत है? पढ़ लेना अच्छे से ऑप्शन कि कौन सा गलत कथन आपसे पूछा गया कि कौन सा कथन जो है गलत है यहाँ पे। तो यह दुनिया के 5 महासागरों में सबसे छोटा और सबसे उथला है। यह स्टेटमेंट सही है। यह पूरी तरह से भूमि से घिरा हुआ है और किसी अन्य महासागर से जुड़ा हुआ नहीं है। तो यह स्टेटमेंट गलत है। आर्कटिक महासागर पूरी तरह से स्थलरुद्ध नहीं है। यह ग्रीनलैंड सागर के माध्यम से अटलांटिक महासागर से ये जुड़ता है और बेरिंग जलडमरू मध्य इसे प्रशांत महासागर से जोड़ता है। तो यह स्टेटमेंट तो गलत हो गया। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 गलत है। नेक्स्ट है कि अर्बन हीट आइलैंड के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और गलत कथन आपको पहचाना कि कौन सा स्टेटमेंट इसमें गलत है। तो मानव गतिविधि के कारण ये शहरी क्षेत्र अपने आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों की तुलना में अधिक गर्म होते हैं। बिल्कुल सही है। इसमें शहरी इलाकों के केंद्र में तापमान आसपास के इलाकों से अधिक होता है। यह भी स्टेटमेंट सही है। गलत पूछा जा रहा था तो कोई भी गलत इसमें नहीं दिया गया दोस्तों। नेक्स्ट हमारा सवाल है 88 नंबर, अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं के संदर्भ में ब्लू लाइन क्या है? तो ब्लू लाइन क्या है आपसे ये पूछा जा रहा है। तो ब्लू लाइन क्या है? तो इजराइल और लेबनान के बीच संयुक्त राष्ट्र द्वारा निर्धारित एक रेखा, इसे कहा जाता है ब्लू लाइन। और यह कितना किलोमीटर लंबा है? तो 120 किलोमीटर यह लंबा है। नेक्स्ट है, प्रवास के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कौन सा कथन सही है ये आपको पहचानना है कि कौन सा कथन इसमें सही दिया गया प्रवास के संबंध में। तो जो प्रवासी किसी नए स्थान पर जाते हैं उन्हें अप्रवासी कहा जाता है। बिल्कुल सही है। जो प्रवासी किसी स्थान से बाहर जाते हैं उन्हें उत्प्रवासी कहा जाता है। यह भी स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। राइट आंसर हो जाएगा 89 का सी, इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा खनिज मुख्य रूप से विद्युत और इलेक्ट्रॉनिक उद्योग में उपयोग किया जाता है? तो विद्युत और इलेक्ट्रॉनिक उद्योग में कौन सा खनिज जो है मुख्य रूप से उपयोग किया जाता है? राइट आंसर हो जाएगा अब्रक का। नेक्स्ट है, बायोगैस के मुख्य घटक क्या हैं? बायोगैस के मुख्य घटक पूछा गया क्या है? तो इसका मुख्य घटक है मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है हमारा 92 नंबर सवाल कि अक्षांशों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दो अक्षांशों के बीच की दूरी लगभग 111 किलोमीटर होता है। तो यह स्टेटमेंट सही है कि दो अक्षांशों के बीच की दूरी लगभग 111 किलोमीटर होता है। और दूसरा है कि अक्षांशों के बीच की दूरी विषुवत रेखा पर अधिकतम तथा ध्रुवों पर न्यूनतम होती है। तो विषुवत रेखा पर जो होता है अक्षांशों के बीच की जो दूरी होता है, तो अक्षांशों के बीच की दूरी पृथ्वी पर हर स्थान पर लगभग समान होता है। यह लंबवत रेखाएं होती हैं जिनके बीच की दूरी विषुवत रेखा पर सबसे, यानी लंबवत रेखाएं कौन सा होता है? देशांतर के बारे में ये बताया जा रहा है। जिनके बीच की दूरी विषुवत रेखा पर सबसे अधिक होता है और ध्रुवों पर 0 होता है, देशांतर के बारे में। लेकिन अक्षांशों के बीच की दूरी लगभग सभी जगह क्या होता है? समान होता है। तो ये तो स्टेटमेंट हमारा गलत हो गया। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, ज्वार भाटा औसत से बहुत अधिक होता है जब, तो औसत से अधिक कब होगा? जब चंद्रमा पृथ्वी के सर्वाधिक निकट होगा तब। नेक्स्ट है, कौन सा खनिज सीमेंट उद्योग के लिए मुख्य कच्चा माल है और साथ ही ब्लास्ट फर्नेस में लौह ऐश को गलाने में
फ्लक्स के रूप में कार्य करता है। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? चूना पत्थर। नेक्स्ट है, किसने पहली बार यह प्रतिपादित किया कि सूर्य हमारे सौरमंडल का केंद्र और पृथ्वी उसके चारों ओर घूमती है? तो यह बताया था किसने दोस्तों? तो यह बताया था निकोलस कॉपरनिकस ने कि सूर्य हमारे सौरमंडल का केंद्र और पृथ्वी उसके चारों ओर घूमती है। नेक्स्ट हमारा सवाल है कि पूर्ण सूर्य ग्रहण पृथ्वी के कुछ अल्प क्षेत्रों में ही क्यों घटित होता है? ये सवाल पूछा गया है। तो ऐसा इसलिए होता है कि पृथ्वी पर चंद्रमा की छाया पृथ्वी के आकार से क्या होती है? छोटी होती है। ऐसा इसलिए होता है दोस्तों। नेक्स्ट सवाल है हमारा, निम्नलिखित में से किस समूह में वे सभी देश शामिल हैं जिनसे होकर प्रधान मध्याह्न रेखा यानी प्राइम मेरिडियन गुजरती है? बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। आइए इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, स्पेन, अल्जीरिया, माली, बुर्किना फासो, टोगो और घाना। मोस्ट VVI ये सवाल है, इसको अच्छे से कवर कर लेंगे दोस्तों। नेक्स्ट है 98 नंबर हमारा सवाल कि निम्नलिखित में से कौन सी आकृति ऊंचे पथरीले तटों पर तरंगों के अपरदन यानी वेव इरोजन द्वारा बनता है? राइट आंसर इसका हो जाएगा सी स्टैक। किससे बनता है? वेव इरोजन से यह बनता है। नेक्स्ट है अभिकथन और कारण से रिलेटेड सवाल कि जलोढ़ पंख शंकु के आकार के निक्षेप हैं जो पहाड़ियों के तलहटी में बनते हैं। बिल्कुल यह सही स्टेटमेंट है। कारण इसका दिया गया है कि जब धाराएं तीव्र ढाल से मंद ढाल की ओर बहती हैं तो उनका वेग कम हो जाता है। यह भी कारण जो है अभिकथन की सही व्याख्या कर रहा है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। 100 नंबर सवाल है कि वायुमंडल की किस परत में ओजोन परत होती है जो हानिकारक पराबैंगनी विकिरण को अवशोषित करती है? तो ओजोन परत आपको कहाँ पर देखने को मिलता है? तो यह होता है समताप मंडल में। 100 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी होगा। समताप मंडल को क्या कहा जाता है? स्ट्रेटोस्फीयर। नेक्स्ट है हमारा सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना। एक तरफ खनिज दिया गया, सर्वाधिक भंडार वाला देश पूछा गया है। तो अगर हम देखें किंकी, तो किंकी कहाँ पर पाया जाएगा? तो किंकी है दोस्तों, यह है जापान। सर्वाधिक भंडार वाला देश कौन सा है खनिज का? तो यह जापान है। लॉरेन की बात करें तो यह फ्रांस है। मिडलैंड्स की बात करें तो यह क्या है? यूनाइटेड किंगडम है। और न्यू इंग्लैंड की बात करें तो यह संयुक्त राज्य अमेरिका का सर्वाधिक भंडार वाला यह क्या है दोस्तों? देश है न्यू इंग्लैंड। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा ए का 3 हो जाएगा, बी का 1 हो जाएगा, सी का 4 और डी का 2। राइट आंसर हो जाएगा 3, 1, 4, 2, जो कि किस ऑप्शन में देखने को मिल रहा है? ए ऑप्शन में। नेक्स्ट 102 नंबर सवाल हमारा, स्वाभाविक जनसंख्या परिवर्तन की गणना कैसे की जाती है? तो इसकी जो गणना की जाती है वह जन्म दर से मृत्यु दर को घटाकर की जाती है। स्वाभाविक जनसंख्या परिवर्तन की गणना। सूची 1 को फिर सूची 2 से मिलान करना। झीलें और प्रकार हैं। टांगानिका झील। टांगानिका झील जो है यह कहाँ पर है? तो यह अफ्रीका में स्थित एक बहुत ही गहरी और लंबी झील है जो एक रिफ्ट घाटी के साथ हुई विवर्तनिक गतिविधि के कारण बनती है, इसलिए यह रिफ्ट वैली झील है टांगानिका झील। टोबा झील की बात करें तो यह इंडोनेशिया के सुमात्रा में स्थित एक विशाल ज्वालामुखी जो है दोस्तों झील है जो सुपर ज्वालामुखी विस्फोट के काल्डेरा में बनी है। ठीक है, तो ये काल्डेरा झील है। मृत सागर जो है क्या है? तो मृत सागर जो है एक खाड़ी झील है। इसके पूर्व में जॉर्डन और पश्चिम में इजराइल व वेस्ट बैंक स्थित है। यह आंतरिक जल निकासी घाटी यानी इंटरनल ड्रेनेज बेसिन है जहाँ से कोई नदी बाहर नहीं निकलती। जल केवल वाष्पित होती है जिससे पीछे अत्यधिक मात्रा में नमक जमा हो जाता है। इसी कारण इसे एंडोरेइक कहा जाता है। तो यह किसका हो गया? एंडोरेइक। और ग्रेट बियर झील क्या हो गया? हिमनद का। ए का 2, बी का 1, सी का 4 और डी का 3। राइट आंसर हो जाएगा 2, 1, 4, 3। 2, 1, 4, 3 किसमें? ऑप्शन बी में, डी में। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन सा कथन ग्रहीय विभेदन की प्रक्रिया? ग्रहीय विभेदन की प्रक्रिया कौन सा है? आपको यह पहचाना है। राइट आंसर हो जाएगा गुरुत्वाकर्षण के कारण लोहे गैस सघन पदार्थ ग्रह के कोर की ओर डूब जाते हैं जबकि हल्के पदार्थ सतह पर आ जाते हैं। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। डिटेल देख लेंगे पीडीएफ में आप इसका। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रेणी मुख्य रूप से ज्वालामुखी पर्वत श्रेणी? मुख्य रूप से ज्वालामुखी पर्वत श्रेणी कौन सा है? तो यह है एंडीज। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है हमारा 106 नंबर सवाल कि समुद्री उष्णकटिबंधीय वायु राशि के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये गर्म, शुष्क और स्थिर होते हैं, ये बोला गया है, तो यह गलत है। समुद्री उष्णकटिबंधीय वायु राशि गर्म, आर्द्र और अस्थिर होते हैं, न कि स्थिर, याद रखेंगे। दूसरा है कि यह उष्णकटिबंधीय उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्रों के गर्म महासागरीय क्षेत्रों में उत्पन्न होते हैं, तो यह बिल्कुल सही है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी।
107 नंबर है कि वेल्ड के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये 600 मीटर से लेकर 1100 मीटर तक की अलग अलग ऊंचाई वाले घुमावदार पठार हैं। बिल्कुल सही है ये वेल्ड के बारे में। ये दक्षिण अमेरिका के समशीतोष्ण घास के मैदान हैं। तो वेल्ड जो है दोस्तों ये गलत है। वेल्ड दक्षिण अफ्रीका के शीतोष्ण घास के मैदान हैं जिन्हें वेल्ड कहा जाता है। ठीक है, दक्षिण अमेरिका नहीं, दक्षिण अफ्रीका। ठीक है, तो ये गलत हो गया। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन जिब्राल्टर जलडमरू मध्य का सही वर्णन करता है। जिब्राल्टर के बारे में पूछा जा रहा है। तो यह अटलांटिक महासागर को भूमध्य सागर से जुड़ता है। जिब्राल्टर जलडमरू मध्य। आइस कैप्स के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है हमारा कि यह गुंबदकार होता है और 50,000 वर्ग किलोमीटर से कम क्षेत्र को कवर करता है। बिल्कुल सही है। आइस कैप्स के बारे में, हिमनदों के विपरीत आइस कैप्स सभी दिशाओं में बाहर की ओर प्रवाहित होता है। यह भी स्टेटमेंट बिल्कुल सही है दोस्तों। दोनों के दोनों स्टेटमेंट सही है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। काफ़ी अच्छे लेवल के सवाल दिए गए हैं दोस्तों इस यहाँ पर। नेक्स्ट हमारा सवाल है कि अपतटीय पवन ऊर्जा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अपतटीय पवन ऊर्जा में जल निकायों में पवन फार्मा बनाकर बिजली उत्पन्न की जाती है। क्या यह सही है? बिल्कुल सही है ये। अपतटीय पवन अभी तटीय पवनों की तुलना में कमज़ोर नहीं बल्कि क्या होता है, यह शक्तिशाली होता है। ठीक है, याद रखेंगे। ये स्टेटमेंट गलत हो गया। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट हमारा है कि हीट वेव के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पूछा जा चुका है सवाल हीट वेव के बारे में। तो यदि मैदानी क्षेत्रों में किसी स्थान का अधिकतम तापमान न्यूनतम 30 डिग्री या उससे अधिक हो तो हीट वेव घोषित की जाती है। तो याद रखना है न्यूनतम तापमान कितना होना चाहिए, 40 डिग्री सेल्सियस। यदि पहाड़ी क्षेत्रों में किसी स्थान का अधिकतम तापमान 40 डिग्री या उससे अधिक हो तो हीट वेव घोषित किया जा सकता है। तो यह यहाँ पर हो जाएगा, उल्टा दे दिया गया है, ये यहाँ पे 30 डिग्री सेल्सियस होगा। तो ये भी स्टेटमेंट हमारा गलत है। तो राइट आंसर हो जाएगा 11 का डी। विभिन्न प्रकार के बादलों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला हमारा है कि पछाप बादल कम ऊंचाई पर बनते हैं जो सघन होते हैं और पानी की बूंदों से बने होते हैं। तो यह गलत है। पछाप जो बादल होते हैं अधिक ऊंचाई वाले बादल हैं। ये पतले धागे नुमा दिखाई देते हैं और वहाँ से अत्यधिक निम्न तापमान के कारण बर्फ़ के क्रिस्टलों से बने होते हैं, न कि जल की छोटी बूंदों से। गलत हो गया ये। फिर है क्यूम्यूलो निम्बस बादल गरज चमक वाले तूफान लाते हैं और ऊर्ध्वाधर रूप से बादल के सभी तीनों स्तरों तक फैल सकते हैं। यह स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। फिर है कि निम्बो स्टेटस बादल मध्य स्तर के बादल होते हैं जो सफ़ेद होते हैं तथा आमतौर पर अच्छे मौसम से जुड़े होते हैं। तो यह स्टेटमेंट गलत है। निम्बो स्टेटस बादल मध्य स्तर के होते हैं, वे घने और काले होते हैं और सफ़ेद नहीं और लगातार बारिश या बर्फ़ लाते हैं, साफ मौसम नहीं। याद रखना यह भी क्या हो गया, गलत हो गया। फिर है हमारा कि ऑल्टो क्यूम्यूलस बादल मध्य स्तर के बादल होते हैं जो अक्सर सफ़ेद या धूसर धब्बों या परतों के रूप में दिखाई देते हैं और कभी कभी सूर्य एक धुंधली चक्रिया के रूप में झलकता है। यह स्टेटमेंट सही दिया गया है। राइट आंसर की बात करें तो इसका राइट आंसर जो होगा दोस्तों 2 और केवल 4 ही सही होगा। तो राइट आंसर हो जाएगा 2 और 4। 2 और 4 किस में है, पूरा डिटेल PDF में दिया गया है दोस्तों, आप देख लेंगे इसको। नेक्स्ट हमारा सवाल है कि जेट स्ट्रीम मुख्य रूप से वायुमंडल की किस परत में पाई जाती है। इंपॉर्टेंट है ये सवाल। तो यह वायुमंडल की क्षोभमंडल परत में पाई जाती है जेट स्ट्रीम। वायुमंडल में आर्द्र वायु के ऊर्ध्वाधर रूप से ऊपर उठने का क्या परिणाम है। तो इसके उठने का परिणाम है यह हवा को ठंडा करता है जिससे बादल बनते हैं और वर्षा होती है। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस स्थान पर विश्व का सबसे बड़ा ज्ञात दुर्लभ मृदा तत्व भंडार है। तो यह कहाँ पर है दोस्तों दुर्लभ मृदा भंडार। तो यह है बायान ओबो जो कि कहाँ पर स्थित है, चीन में। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन सी टेक्टोनिक प्लेट रिंग ऑफ फायर के साथ साथ मुख्य रूप से ज्वालामुखी गतिविधि के लिए जिम्मेदार है। राइट आंसर हो जाएगा यह है प्रशांत प्लेट। नेक्स्ट है हमारा पहाड़ी क्षेत्रों में दिन के समय किस प्रकार की हवा चलती है। तो दिन में यहाँ पर किस प्रकार की हवा देखने को मिलती है। तो घाटी की हवा देखने को मिलेगा आपको यहाँ पर। मेरियाना ट्रेंच के सबसे गहरे बिंदु की गहराई लगभग कितना है। तो इसके सबसे गहरे बिंदु की गहराई जो है कितना, 11,000 मीटर है। यह कहाँ पर है मेरियाना ट्रेंच, तो प्रशांत महासागर में। नेक्स्ट है प्लेट सीमाओं और उनके उदाहरणों को निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। अभिसारी सीमा, तो अभिसारी सीमा
जो है मध्य अटलांटिक रीज है, बिल्कुल सही है। अपसारी सीमा सैन एंड्रियास फॉल्ट है, ये भी सही है। रूपांतरण सीमा हिमालय पर्वत श्रृंखला, यह भी बिल्कुल सही है। सही सुमेलित कौन सा है, अच्छा सॉरी यहाँ पे मिस्टेक हो गया दोस्तों, कौन सा सही सुमेलित पूछा गया है, तो गलती यहाँ पर हो चुका है। अभिसारी सीमा तब बनती है जब प्लेट एक दूसरे की ओर बढ़ती हैं, ठीक है, जब प्लेट जो होता है एक दूसरे की ओर बढ़ता है तो ये अभिसारी सीमा है। अक्सर पहाड़, खाइयाँ या सबडक्शन जोन बनती है। हालांकि मिड अटलांटिक रीज एक अपसारी सीमा है, मिड ये जो है अपसारी है, सॉरी थोड़ा मैं ज़्यादा ही फास्ट चला गया, ये अपसारी है तो ये तो गलत हो गया। अपसारी सैन एंड्रियास फॉल्ट है। अपसारी सीमा में प्लेट अलग अलग गति करती है, यानी ये इधर जाएगा प्लेट और ये इधर जाएगा प्लेट। कैलिफोर्निया में सैन एंड्रियास फॉल्ट एक परिवर्तन सीमा है जहां प्रशांत प्लेट और उत्तरी अमेरिकी प्लेट क्षैतिज रूप से एक दूसरे के ऊपर से खिसकती हैं, जिससे भूकंप आता है, ठीक है, तो ये भी स्टेटमेंट गलत है। रूपांतरण सीमा क्या होगा, प्लेट एक दूसरे के समानांतर चलेगा। हिमालय पर्वत रूपांतर सीमा में प्लेट एक दूसरे के जो होता है समानांतर चलता है। हिमालय पर्वत श्रृंखला एक अभिसारी सीमा का परिणाम है, ये क्या है, अभिसारी सीमा का, ठीक है, तो यहाँ पे कोई भी स्टेटमेंट सही नहीं है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी कोई नहीं। माफ़ कीजिएगा, थोड़ा मैं हड़बड़ा कर इसका आंसर गलत बता दिया। नेक्स्ट है सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए। एक तरफ शहर है और नदियाँ दी गई है। खार्तूम, खार्तूम कहाँ पर है, तो खार्तूम है दोस्तों कहाँ पर, सूडान में, ठीक है। खार्तूम सूडान में स्थित खार्तूम नील और नील के संगम पर स्थित है, जो मिलकर नील नदी का निर्माण करती है, तो यह नील नदी से संबंधित है। ब्राजीवेले, तो ब्राजीवेले जो है कहाँ पर है, तो कांगो गणराज्य की राजधानी ब्राजीविले कांगो नदी पर स्थित है, जिसे जैरे नदी भी कहा जाता है। कांगो नदी को मालूम होगा। बर्लिन कहाँ पर है, तो अगर हम बर्लिन देखें तो जर्मनी की राजधानी बर्लिन जो है स्प्री नदी के तट पर है और रोम जो है टाइबर नदी के तट पर है। ए का 2, बी का 1, सी का 3 और डी का 4। राइट आंसर हो जाएगा 2, 1, 3, 4। 2, 1, 3, 4 किस में है, तो यह है ऑप्शन बी में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, सूची 1 को फिर सूची 2 से मिलान करना। एक तरफ महासागर है और सबसे गहरा बिंदु, प्रशांत महासागर का सबसे गहरा बिंदु अभी मैंने बताया था मैरियाना ट्रेंच, लगभग 11,000 मीटर है इसकी गहराई। अटलांटिक महासागर की अगर हम बात करें तो अटलांटिक महासागर का सबसे गहरा जो बिंदु है उसका नाम क्या है, प्यूर्टो रिको ट्रेंच है। ये अटलांटिक महासागर का है, अटलांटिक महासागर का प्यूर्टो रिको ट्रेंच है। हिंद महासागर की अगर हम बात करें तो ये कौन सा हो जाएगा हिंद महासागर का, तो ये हो जाएगा जावा ट्रेंच। और आर्कटिक महासागर का यूरेशियन बेसिन। ए का 3 हो जाएगा, बी का 4, सी का 1 और डी का 2। राइट आंसर हो जाएगा 3, 4, 1, 2। 3, 4, 1, 2 किस में है, तो ऑप्शन बी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन 122 नंबर, महाद्वीपीय धाराओं के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही कथन का आपको क्या करना है, पहचान करना है। तो सतही महासागरीय धाराएं मुख्यतः प्रचलित पवनों द्वारा संचालित होता है, बिल्कुल सही है। गर्म और ठंडी महासागरीय धाराओं के मिलने से अक्सर समुद्री मछली पकड़ने के क्षेत्र बनते हैं, बिल्कुल। जहाँ गर्म और ठंडी जलधारा मिलेगी वहाँ मछली पकड़ने का केंद्र बन जाएगा, यानी मछलियों का उत्पादन ज़्यादा होगा वहाँ। गहरी महासागरीय धाराएं मुख्य रूप से तापमान और लवणता में अंतर के कारण प्रभावित होती है, यह भी स्टेटमेंट सही है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। 123 नंबर है कि डेटम रेखा क्या है, तो डेटम रेखा क्या है दोस्तों, तो यह समुद्र तल से एक क्षैतिज रेखा होती है जिसकी ऊंचाई और गहराई मापी जाती है। नेक्स्ट हमारा सवाल 124 नंबर, निम्नलिखित में से कौन से खनिज अपने रासायनिक और भौतिक गुणों के आधार पर मोटे तौर पर 2 मुख्य श्रेणियों में वर्गीकृत किए गए हैं। राइट आंसर हो जाएगा धात्विक और अधात्विक खनिज। नेक्स्ट है खनिजों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कौन सा कथन है आपको चुनकर बताना है, ठीक है। तो आइए देखते हैं। धात्विक खनिज आमतौर पर आग्नेय और रूपांतरित चट्टानों संरचना में पाए जाते हैं, बिल्कुल सही है। खनिज एक अत्यधिक अव्यवस्थित आंतरिक परमाणु संरचना प्रदर्शित करते हैं जिसका एक नियमित ज्यामितीय आकार होता है। यह भी बिल्कुल सही है, सॉरी। अलौह खनिजों में तांबा, सीसा, लोहा और टीन शामिल है, तो याद रखना अलौह खनिजों में लोहा शामिल नहीं होता है, ठीक है। यह स्टेटमेंट गलत है। राइट आंसर हो जाएगा केवल 1 और 2 ही सही है। जनसंख्या परिवर्तन के 3 मुख्य घटक कौन से हैं, तो 3 मुख्य घटक कौन सा है, तो जन्म, मृत्यु और पलायन। नेक्स्ट हमारा सवाल है कि सूर्य ग्रहण निम्नलिखित में से किस खगोलीय संरेखन के अंतर्गत होता है।
राइट आंसर हो जाएगा जब चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के बीच स्थित होता है तो उसे क्या कहा जाता है, सूर्य ग्रहण कहा जाता है। नेक्स्ट है कि हिमनद निक्षेपण भू आकृतियों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। गलत कथन की पहचान करना है। राइट आंसर हो जाएगा एस्कर्स हिमनदीय अपरदन से बनी कटक है, यह बिल्कुल गलत है। इसमें 129 नंबर सवाल है हमारा, निम्नलिखित में से किसे विश्व की छत कहा जाता है। विश्व का छत कहा जाता है पामीर नॉट को। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है 130 नंबर हमारा सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा वायु राशियों के निर्माण हेतु स्रोत क्षेत्र है। तो वायु राशियों के निर्माण हेतु स्रोत क्षेत्र कौन सा है, तो यह है साइबेरिया का मैदान। नेक्स्ट हमारा सवाल है कि अभिकथन और कारण से रिलेटेड वायुमंडल में आर्द्रता की मात्रा अक्षांश से संबंधित होती है। बिल्कुल सही है। कारण है आर्द्रता को जलवाष्प के रूप में बनाए रखने की क्षमता तापमान से संबंधित है, यह भी सही है कारण। और कारण जो है अभिकथन की सही व्याख्या कर रहा है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट कैस्पियन सागर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और जो है सही कथन का चयन आपको करना है कि कौन सा कथन जो है सही है। तो यह विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है, बिल्कुल सही है। वोल्गा नदी कैस्पियन सागर में गिरती है, यह भी बिल्कुल सही है। यह सागर कजाकिस्तान, रूस, अजरबैजान, तुर्कमेनिस्तान और ईरान से गिरा हुआ मोस्ट भी है। ये फैक्ट्स है कैस्पियन सागर के बारे में कि यह जो सागर है कजाकिस्तान, रूस, अजरबैजान, तुर्कमेनिस्तान और ईरान से गिरा हुआ है, यह भी स्टेटमेंट सही है। तीनों के तीनों स्टेटमेंट सही है दोस्तों। राइट आंसर हो जाएगा डी। हिमालय को जैव विविधता हॉटस्पॉट माना जाता है, इसका कारण क्या है। इसका कारण है दोस्तों उच्च प्रजातिगत स्थानिकता और विविध पारिस्थितिकी तंत्र के कारण हिमालय को जैव विविधता हॉटस्पॉट माना जाता है। नेक्स्ट है क्योटो प्रोटोकॉल मुख्य रूप से किस पर्यावरणीय मुद्दे से संबंधित है। तो यह जो है दोस्तों किस पर्यावरणीय मुद्दों से संबंधित है, तो जलवायु परिवर्तन से यह संबंधित है। नेक्स्ट हमारा सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रवाल विरंजन का प्राथमिक कारण है। प्रवाल विरंजन का प्राथमिक जो कारण है वह समुद्र के तापमान में वृद्धि। नेक्स्ट है रामसर कन्वेंशन निम्नलिखित में से किसके संरक्षण से संबंधित है। तो आर्द्र भूमियों के संरक्षण से संबंधित है रामसर कन्वेंशन। यह रामसर कहाँ पर कन्वेंशन हुआ था, तो ईरान के रामसर में। कब हुआ था आपको मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना है। एक तरफ सूची में संधि और कन्वेंशन है और अपनाने का वश है, यहाँ पर दिया ही जा चुका है, बताने की कोई ज़रूरत नहीं। जैविक विविधता पर सम्मेलन कब हुआ था, तो यह हुआ था 1992 में। क्योटो प्रोटोकॉल कब हुआ था, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो क्योटो प्रोटोकॉल हुआ था 1997 में हुआ था। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल की बात करें तो यह हुआ था 1987 में और रामसर कन्वेंशन हुआ था ईरान के रामसर में 1971 में। ए का 3, बी का 2, सी का 4 और डी का 1। 3, 2, 4, 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। 3, 2, 4, 1 किस में, ऑप्शन सी में है। नेक्स्ट हमारा सवाल है 138 नंबर, सौर कोरोना में तापमान सूर्य की सतह से अधिक होता है, जिसका मुख्य कारण क्या है। तो इसका मुख्य कारण जो है दोस्तों क्या है, चुंबकीय पुनः संयोजन और तरंग उष्मन तंत्र। टूटते तारे क्या होते हैं, तो टूटता हुआ तारा किसे कहा जाता है, तो टूटता हुआ तारा कहा जाता है उल्का पिंडों का जलना, इसे कहा जाता है टूटता तारा। नेक्स्ट है कोरियोलिसिस प्रभाव किसके कारण होता है। तो कोरियोलिसिस जो प्रभाव है दोस्तों आपको देखने को मिलेगा पृथ्वी का अपनी धुरी पर घूर्णन के कारण कोरियोलिसिस प्रभाव आपको देखने को मिलेगा। प्लेट टेक्टोनिक्स की सीमाओं पर मुख्य रूप से उच्च दाब और निम्न तापमान के कारण कौन सा रूपांतरण होता है। तो कौन सा रूपांतरण आपको देखने को मिलेगा, आंचलिक रूपांतरण देखने को मिलेगा, यानी रीजनल मेटामॉर्फिज्म देखने को आपको मिलेगा। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन सी चट्टानें आंतरिक आग्नेय चट्टान के रूप में वर्गीकृत की जाती हैं। राइट आंसर हो जाएगा ग्रेनाइट को आंतरिक आग्नेय चट्टान के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन सा कथन इकोटोन शब्द का सबसे अच्छा वर्णन करता है। तो इकोटोन शब्द का सबसे अच्छा वर्णन करता है दो भिन्न पारिस्थितिकी तंत्र के बीच का एक संक्रमण क्षेत्र, जिसे कहा जाता है इकोटोन। नेक्स्ट है 144 नंबर सवाल, पश्चिमी पवनों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही कथन का चयन करना है आपको, कौन सा कथन सही है। ये दोनों गोलार्धों में जो है 30 और 60 डिग्री अक्षांश के बीच मध्य अक्षांशों में पश्चिम से पूर्व की ओर प्रवाहित होती हैं, यह बिल्कुल सही है पश्चिमी पवनों के बारे में। उत्तरी गोलार्ध में पश्चिमी पवनें कोरियोलिसिस बल से प्रभावित होती है, जिसके कारण वे दाईं ओर विक्षेपित हो जाती है, यह भी स्टेटमेंट बिल्कुल सही है पश्चिमी पवनों के बारे में। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट निम्नलिखित में से किस ग्रह का घनत्व सबसे कम है। तो सबसे कम घनत्व किस ग्रह का है, तो यह है शनि ग्रह का। सबसे अधिक घनत्व किसका है आपको मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना है दोस्तों। नेक्स्ट निम्नलिखित में से किसने सौरमंडल की उत्पत्ति के लिए निहारिका परिकल्पना प्रस्तावित की थी। तो निहारिका परिकल्पना प्रस्तावित किया गया था पियरे साइमन लाप्लास के द्वारा। नेक्स्ट है विभिन्न भूकंपीय तरंगों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही कथन की पहचान कीजिए। पहला है कि क्या हमारा कि प्राथमिक तरंगें अनुदैर्ध्य तरंगें हैं जो केवल ठोस माध्यम में ही जो है गुजर सकती है। तो ठोस गैस तीनों माध्यम में गुजरता है, तो पहला तो प्राथमिक
तरंग जो है ये गलत है, अनुदैर्ध्य तरंग होती है और पी तरंग होते हैं। प्राथमिक तरंग को प्राइमरी वेव कहा जाता है, पी तरंगे, और जो है ठोस, गैस और लिक्विड, ये तीनों में गमन ये करती हैं दोस्तों, पी तरंगे। ये गलत हो गया। द्वितीयक तरंगे अनुप्रस्थ तरंगे होती है और ठोस, तरल और गैस में प्रभावित होती हैं, तो यह केवल ठोस में प्रभावित होती हैं, गैस और तरल में नहीं प्रभावित होती हैं। ये भी स्टेटमेंट गलत है। धरातलीय तरंगे सबसे अधिक विनाश कारण बनती है, यह स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। राइट आंसर हो जाएगा 147 का, केवल सी ही यहाँ पर सही दिया गया है। नेक्स्ट हमारा सवाल 148 नंबर कि अवशिष्ट पर्वतों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और क्या करना है, गलत पहचानना आपको कि कौन सा गलत है। तो ये पर्वत मुख्य रूप से पहले से मौजूद ऊंचे भू आकृतियों के अपरदन के परिणाम स्वरूप बनते हैं, जिसमें कठोर और अवशेष चट्टानों के ढेर पीछे रह जाते हैं, बिल्कुल सही है। तियान शान और सियरा नेवेदा अवशिष्ट पर्वतों के उदाहरण हैं। तो तियान शान और सियरा जो नेवेदा है मध्य एशिया में स्थित है, मुख्यतः एक फोल्ड पर्वत है, भ्रंश पर्वत का उदाहरण है। कैसा है ये, फोल्ड पर्वत, न कि अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण है। गलत कौन सा हो गया, तो बी गलत हो गया यहाँ पर। 149 नंबर सवाल है कि निम्नलिखित में से किस पर्वत को स्नो ईटर के नाम से जाना जाता है। तो किस पर्वत को स्नो ईटर के नाम से जाना जाता है, तो चिनूक को। और आज के डिस्कशन का हमारा लास्ट सवाल है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा कथन अधिवृष्टि वाताग्र को सर्वोत्तम रूप से परिभाषित करता है। तो अधिवृष्टि वाताग्र का सही व्याख्या क्या है, तो जब यह तब विकसित होता है जब एक शीत वाताग्र एक उष्ण वाताग्र को पार कर जाता है, जिससे गर्म वायु राशि सतह से ऊपर उठ जाती हैं। तो ये थी दोस्तों हमारी आज की डिस्कशन। इस डिस्कशन में हम लोगों ने दोस्तों वर्ल्ड ज्योग्राफी से रिलेटेड 150 जो महत्वपूर्ण सवाल KGS IAS के द्वारा दिए गए थे उसको हम लोगों ने कवर कर लिया। तो वीडियो पसंद आई हो दोस्तों तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करना न भूलें। जो लोग हमारे चैनल से पहली बार जुड़े तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। और इस वीडियो का जो PDF है आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। टेलीग्राम का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया, तो आप वहां से जाकर इस वीडियो के PDF को आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। तो अभी के लिए बस इतना ही दोस्तों, थैंक यू।